अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत, जिसे कि हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यह वीडियो का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि यह सिद्धांत किसने दिया और इस सिद्धांत की कौन-कौन सी मान्यताएं हैं। आज हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि हेक्सर और ओहलिन ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या एक्सप्लेन किस प्रकार से किया। तो इसको समझना है कि जैसे पहले बता रहा हूं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो आधुनिक सिद्धांत है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, वह दिया हेक्सर और ओहलिन। ये दो अर्थशास्त्री थे और स्वीडन के रहने वाले थे। तो इन्होंने किन किन आधारों पर अपने सिद्धांत की व्याख्या की या उसको बतलाने का काम किया। तो पहला नजर डालिए, पहला है साधन प्रचुरता या साधनों का आधिक्य। साधन प्रचुरता, साधन प्रचुरता अर्थात हेक्सर ओहलिन थ्योरी में उत्पादन के दो साधन बताए गए हैं। एक साधन है पूंजी कैपिटल और दूसरा साधन है श्रम। केवल दो साधनों को यहां पर लिया गया है। किसको लिया गया है? पूंजी और श्रम को। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि श्रम कहीं पर ज्यादा हो सकता है, यानी कि लेबर की संख्या किसी देश में ज्यादा होगी, या दूसरी कंडीशन है कि किसी देश में पूंजी ज्यादा होगी। तो जहां पूंजी ज्यादा होगी वहां पूंजी की कीमत अर्थात पूंजी द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाएंगी उनकी कीमत कम होगी। और जहां श्रम ज्यादा है अर्थात लोग ज्यादा जहां रहते हैं, जिन देशों की पॉपुलेशन ज्यादा है, यदि वो श्रम द्वारा काम करते हैं, लेबर से काम लेते हैं, तो उन वस्तुओं की कीमत क्या होगी? कम होगी। तो इस प्रकार से जो पूंजी प्रधान देश हैं, जहां पर पूंजी है, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, जो अमीर देश हैं, वो क्या करेंगे? औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। और जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, जहां पर लेबर ज्यादा है, वो कृषि पदार्थों का उत्पादन करेंगे। तो इन दोनों के बीच व्यापार कैसे होगा? जो औद्योगिक वस्तुएं हैं वो निर्यात करेंगे किनको? जो श्रम प्रधान वाले देश हैं। और जहां श्रम प्रधान वाली वस्तुएं बनाई जा रही हैं, जहां कृषि पदार्थों का उत्पादन किया जा रहा है कम लागत पर, वह पूंजी प्रधान देशों को निर्यात करेंगे। तो इस प्रकार से आयात और निर्यात करके अंतरराष्ट्रीय व्यापार संभव होता है। ऐसा किसका मानना है? हेक्सर और ओहलिन का मानना है। तो जैसे मैंने बात की, साधन प्रचुरता का दूसरा अर्थ हो गया साधनों का आधिक्य। साधनों का आधिक्य, केवल दो साधन यहां पर दिए गए हैं, पूंजी और श्रम, और उनमें देखना है सापेक्षिक अंतर। दोनों में अंतर देखना है कि पूंजी की कीमत कहां पर कम है और श्रम की कीमत कहां पर कम है। तो इसी आधार पर क्या होगा? कीमतों में अंतर आएगा। तो सापेक्षिक कीमतों में अंतर आने के कारण ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। ऐसा किसका मानना है? हेक्सर और ओहलिन सिद्धांत का मानना है। तो साधन प्रचुरता को हम आधिक्य भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी दो भागों में उन्होंने बांटा है। ये है कीमत के आधार पर साधन प्रचुरता। कीमत के आधार पर साधन प्रचुरता, इसको भी देखेंगे दो देशों के आधार पर, सापेक्षिक आधार पर। जब हम सापेक्षिक की बात करते हैं तो तुलना की जाती है, एक ही वस्तु दो देशों में किन किन कीमतों पर बनाई जा रही है, तो उनकी तुलना करते हैं, तो तब उसे सापेक्षिक कहते हैं। रिलेटिव डिफरेंस देखा जाता है। तो पहला है कीमत के आधार पर साधन प्रचुरता, दूसरा है भौतिक आधार पर साधन प्रचुरता। मतलब भौतिक आधार पर, फिजिकल फॉर्म में किस देश में श्रम ज्यादा है या पूंजी ज्यादा है। तो इसके अर्थात मेन हेडिंग तो ये हो गई, इसके दो भाग यहां पर बढ़ गए कि भौतिक आधार पर साधन प्रचुरता, सापेक्षिक आधार पर, यानी कि दोनों में डिफरेंस देखा जाएगा कि कहां पर भौतिक साधन ज्यादा है और कहां पर कम है। ओके, दूसरा उन्होंने लिया साधन कीमत समानता। साधन कीमत समानता, जिसको कहते हैं सामान्य भाषा में साधन मूल्य समानीकरण प्रमेय, अर्थात साधन कीमत समानता का दूसरा नाम क्या है? साधन मूल्य समानीकरण प्रमेय के नाम से भी इसको जाना जाता है। फैक्टर प्राइस इक्विलाइजेशन थ्योरम इसे कहते हैं। तो सबसे पहले क्या है? साधन प्रचुरता या साधन का आधिक्य। तो हमने यहां पर इसको ले रखा है नंबर 1 का। ठीक है, ए वाला। तो ए वाले हमने पहले लिया
ए कीमत के आधार पर साधन प्रचुरता, कि कीमत कहाँ कम होगी, कि जहां साधन ज्यादा होंगे, जहां श्रम ज्यादा होगा, जहां लेबर ज्यादा होगी, जिन देशों की पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां लोग ज्यादा होंगे, तो ठीक है, तो वहां श्रम क्या होगा, सस्ता होगा, दिहाड़ी क्या होगी, कम होगी। और जहां पूंजी ज्यादा होगी तो वहां पूंजी की कीमत क्या होगी, कम होगी, तो वस्तुएं क्या होंगी, सस्ती होंगी। तो कुल मिलाकर सस्ते और महंगे का ही कारण है, सस्ते और महंगे के कारण ही क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, वस्तुओं का लेन देन विभिन्न देशों के बीच संपन्न होता है। अब देखिए यहां पर उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि भारत और अमेरिका दो देश हैं, दो देशों का उदाहरण लेकर चलते हैं कि भारत और अमेरिका दो देश हैं। भारत क्या है, श्रम प्रधान देश है। क्यों है श्रम प्रधान देश, क्योंकि भारत में श्रमिकों की संख्या ज्यादा है, लेबर की संख्या ज्यादा है। और अमेरिका है पूंजी प्रधान देश, क्योंकि वहां लोगों की संख्या कम है, वहां पॉपुलेशन कम है लेकिन पूंजी क्या है, ज्यादा है। इसलिए अमेरिका एक अमीर देश है और वो हो गया पूंजी प्रधान देश। भारत एक अल्प विकसित देश है, यहाँ श्रम ज्यादा है, इसलिए ये हो गया श्रम प्रधान देश। ओके, अब देखते हैं कि यदि भारत में श्रम ज्यादा है तो श्रम के द्वारा जो वस्तुएं तैयार की जाएंगी वो क्या होंगी, सस्ती होंगी। ठीक है, तो सस्ती होने पर वो अमेरिका को निर्यात करेगा। ठीक, और अमेरिका में पूंजी प्रधान वस्तुएं बनाई जाएंगी, क्योंकि वहां पूंजी सस्ती है, तो पूंजी सस्ती होने से जो वस्तुएं तैयार करेगा वो सस्ता होगा, तो इसलिए वो भारत को निर्यात करेगा। अब यहाँ पर देखिए पूंजी प्रधान वस्तु क्या है, बल्ब। पिछले वीडियो में मैंने उदाहरण दिया था कि पूंजी प्रधान वस्तु क्या है, बल्ब, क्योंकि इसके लिए तकनीकी की जरूरत पड़ती है। किसी खेत में बोने से बल्ब पैदा नहीं होता, जंगल में बल्ब पैदा नहीं होता है, इसको फैक्ट्री में तैयार किया जाता है और विशेष ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो पूंजी प्रधान वस्तु हो गया बल्ब, और श्रम प्रधान गेहूं। गेहूं कहाँ होता है, खेतों में होता है। तो ऐसे में क्या होगा, बल्ब बनेगा अमेरिका में और गेहूं बनेगा भारत में। क्यों बनेगा, क्योंकि बल्ब की जो कॉस्ट है, कीमत है, वह अमेरिका में कम है और गेहूं की जो है वो भारत में कम है। ओके जी, तो जब गेहूं यहाँ सस्ता है और बल्ब बनाना यहाँ सस्ता है, तो इसका उल्टा भी है, क्योंकि बल्ब यदि भारत में बनता है तो महंगा पड़ेगा और गेहूं अमेरिका में उगाना पड़ता है तो महंगा पड़ेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, दोनों वस्तुओं में से अमेरिका क्या करेगा, बल्ब का ही उत्पादन करेगा और भारत गेहूं का ही उत्पादन करेगा। तो ये सस्ता होने के कारण भारत को निर्यात करेगा। ठीक है, अमेरिका बल्ब का निर्यात किसको करेगा, भारत को करेगा। और गेहूं सस्ता होने के कारण अमेरिका क्या करेगा, भारत से गेहूं का आयात करेगा, या भारत गेहूं का निर्यात किसको करेगा, अमेरिका को करेगा। तो ये कीमतों में अंतर होने के कारण है। पूंजी की कीमत और श्रम की कीमत का अनुपात अब यहां पर देखते हैं कि किसमें ज्यादा है। तो अमेरिका लिखा हुआ है, दूसरा क्या लिखा हुआ है, भारत लिखा हुआ है। तो इसके अनुपात को निकालने के लिए क्या लिखना है, पी के अपॉन पी एल ग्रेटर देन पी के अपॉन पी एल। तो पी के कॉमन है, तो पी के का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है पूंजी की कीमत। पी के का अर्थ क्या है, पूंजी की कीमत। और पी एल का अर्थ है श्रम की कीमत, अर्थात एल फॉर होता है लेबर, एल फॉर क्या होता है, लेबर। और यहाँ के फॉर क्या मान लिया, कैपिटल, और पी फॉर क्या मान लिया, प्राइस। तो इन दोनों का अनुपात देखना है। ठीक है जी, अर्थात इसका भाग इसमें देंगे। तो पी के का मीनिंग क्या हो गया, पूंजी की कीमत, और पी एल का अर्थ हो गया श्रम की कीमत, अर्थात इसका और इसका अर्थ सेम वही है। अब यहाँ पे नजर डालनी है कि पूंजी की कीमत और श्रम की जो कीमत है इसका अनुपात, ठीक है, इसका अनुपात भारत में क्या है, ज्यादा है, इसलिए ग्रेटर देन लिखा हुआ है। यानी कि अमेरिका में पूंजी और श्रम के अनुपात की तुलना में भारत में पूंजी की कीमत और श्रम की कीमत का अनुपात ज्यादा है, इसलिए लिखा है पी के बटे पी एल ग्रेटर देन। ये जो चिन्ह है ग्रेटर देन का है, पी के बटा पी एल। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि भारत में जो है वो श्रम सस्ता है, श्रम क्या है, सस्ता है, और अमेरिका में जो है ये महंगा है। तो भारत में श्रम सस्ता है, तो श्रम सस्ता होने के कारण भारत कैसी वस्तुओं का उत्पादन करेगा, भारत करेगा श्रम प्रधान वस्तुओं का, जिनमें श्रम की ज्यादा जरूरत पड़ती है। श्रम की जरूरत ज्यादा कहाँ पड़ती है, खेती बाड़ी में पड़ती है, जहां पर ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर तकनीकी की भी कम आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला आपने लिखना है, इसको हम गणितीय रूप में यहाँ पर समझ सकते हैं।
कैसे समझ सकते हैं? जैसे पी के हमने मान लिया 100/25 और इसको मान लिया 100/10। ठीक है, भारत में एक वस्तु को, ठीक है, बनाने में, ठीक है जी, 10 श्रमिक लगते हैं। कितने श्रमिक लगते हैं? एक वस्तु को बनाने में 10 श्रमिक लगते हैं। और अमेरिका में एक वस्तु को बनाने में कितने श्रमिक लगते हैं? 25 श्रमिक लगते हैं। कितने श्रमिक लगते हैं? 25 लगते हैं। जबकि अमेरिका में क्या है? श्रमिकों की ऑलरेडी कमी है। तो इसका अनुपात कैसे बन जाएगा? इसका भाग इसमें दीजिए, 10 आया, 10 10 अंक 100 और 25 को 100। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि भारत में जो पूंजी और श्रम का अनुपात है वह अमेरिका से ज्यादा है, क्योंकि 10 बड़ा है और 4 क्या है? छोटा है। इसी को लिया हमने, इसका ए और इसका ए। तो इस प्रकार से दोनों का अर्थात 10 ग्रेटर देन क्या हो गया? 4 हो गया। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इस उदाहरण के द्वारा कि भारत में श्रम ज्यादा है, इसलिए भारत क्या करेगा? श्रम प्रधान वस्तुओं का प्रोडक्शन करेगा, उत्पादन करेगा और उसका निर्यात किसको करेगा? अमेरिका को करेगा। ये इस उदाहरण से स्पष्ट होता है। और बाकी मैंने यहां पर आपको किसका उदाहरण दिया है? बल्ब का उदाहरण दिया है और गेहूं का उदाहरण दिया है। जैसे हमने कहा पूंजी प्रधान बल्ब है, तो बल्ब क्या करेगा? अमेरिका बनाएगा और गेहूं उगाएगा भारत। तो गेहूं भारत से अमेरिका जाएगा और बल्ब भारत की ओर आएगा अमेरिका से। ओके। दूसरा है इसका भौतिक आधार पर साधन प्रचुरता। साधन प्रचुरता में दूसरा है भौतिक आधार पर साधन प्रचुरता। तो श्रम की बात तो हो गई है, भारत में श्रम ज्यादा है। अब बात करते हैं कि भौतिक आधार पर साधन प्रचुरता, अर्थात भौतिक आधार पर अब पूंजी कहाँ ज्यादा है और श्रम कहाँ ज्यादा है। क्योंकि हम श्रम को यहां ज्यादा दिखा चुके हैं, तो अब हम अमेरिका में दिखाएंगे पूंजी को ज्यादा, क्योंकि अमेरिका में पूंजी सस्ती है। तो जहां पूंजी ज्यादा होगी, अर्थात जहां पूंजी की पूर्ति ज्यादा होती है, वहां पूंजी की कीमत घट जाती है। तो जब पूंजी की कीमत घटेगी तो वस्तुओं को बनाना क्या होगा? सस्ता पड़ेगा। जब सस्ता पड़ेगा तभी तो निर्यात कर पाएगा। ठीक है, और दूसरा देश तभी तो उसको क्या करेगा? खरीदने का काम करेगा। तो यहां पर समझिए कि जो बी है कि भौतिक आधार पर साधन प्रचुरता, ठीक है, प्रचुरता मीन्स अधिक होना। तो अब यहां पर ठीक इसका उल्टा होगा कि के एल ग्रेटर देन के एल, अर्थात पहला है अमेरिका और दूसरा है भारत। अमेरिका हमने पहले कहा कैसा देश है? यह है पूंजी प्रधान देश। कैसा देश है? पूंजी प्रधान देश, अमीर देश है, इसके पास पूंजी ज्यादा है। ठीक है जी। भारत कैसा है? श्रम प्रधान देश, यहाँ पर लेबर की संख्या ज्यादा है। तो अब के क्या है? कैपिटल है। एल क्या है? लेबर है। ओके। अब इसका जो रेशियो है, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का जो रेशियो है, अब क्या होगा? इन दोनों के रेशियो में के एल ग्रेटर देन के एल, अर्थात अमेरिका में जो श्रम और पूंजी का अनुपात है, जो पूंजी और श्रम का अनुपात है वो भारत की तुलना में ज्यादा है। ठीक है जी। भारत की तुलना में क्या है? ज्यादा है। इसका मीनिंग हो गया कि यहां पर पूंजी ज्यादा है। अमेरिका में पूंजी क्या है? ज्यादा है। इसी को उदाहरण के द्वारा यहां पर समझना है। ठीक उसका उल्टा कर देना है, 100/10। जो 100 उधर लिखा था अब इसको बड़ा करना है, क्योंकि अब हमने क्या करना है कि पूंजी को ज्यादा दिखाना है। तो ठीक है, इसका रेशो ज्यादा करना है तो इसको इधर 100 लिख देंगे, 10 का भाग इसमें दीजिए, 10 10 100 और 25 का भाग इसमें दीजिए, 25 को 100। तो 10:4, अर्थात पूंजी का अनुपात अमेरिका में कितना है? 10 है और भारत में पूंजी का अनुपात कितना है? 4 है। तो 10 क्या होगा? ग्रेटर देन क्या होगा? 4 से ज्यादा होगा। ठीक है जी। तो इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि अमेरिका कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करेगा? अमेरिका औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन करेगा, जिनका उत्पादन कहाँ होता है? इंडस्ट्री में होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पूंजी ज्यादा है। पूंजी ज्यादा है इसलिए वो पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करेगा। ठीक है जी। और पूंजी प्रधान वस्तुओं का जब वो क्या करेगा? उत्पादन करेगा, तो उसका क्या करेगा? निर्यात करेगा, क्योंकि वहां पूंजी ज्यादा है, पैसा ज्यादा है। ठीक है जी। और जहां पैसा ज्यादा होगा तो वहां उसकी कीमत भी घट जाती है। तो औद्योगिक वस्तुओं को बनाना वहां सस्ता पड़ेगा, इसलिए अमेरिका क्या करेगा? भारत को क्या करेगा? पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात करेगा, मशीनों का निर्यात करेगा, दवाइयों का निर्यात करेगा। ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट इसी में ले लेते हैं एक और उदाहरण के द्वारा कि जैसे इंग्लैंड की बात करते हैं और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? बहुत बड़ा देश है।
पूरा जो देश है एक महाद्वीप पर बसा हुआ है, ठीक है? मान लीजिए कि वहाँ पर श्रम ज़्यादा है, लेबर ज़्यादा है, तो वहाँ पर कैसी वस्तुओं का उत्पादन होना चाहिए? जैसे गेहूँ हो गया, ठीक है? भेड़ पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, ऐसी वस्तुओं का वह उत्पादन करेगा, क्योंकि वहाँ पर लेबर ज़्यादा होने के कारण लेबर का मूल्य कम है, कम दिहाड़ी देनी पड़ेगी। तो इसलिए वहाँ पर उत्पादन करना सरल है और उसकी कीमत भी कम होगी। और दूसरा देश है इंग्लैंड। इंग्लैंड कैसा? पूंजी प्रधान देश है। वहाँ पर क्या है? ज़मीन कम है, ठीक है? ज़मीन कम है लेकिन उसके पास पूंजी ज़्यादा है, और फैक्ट्रियों को लगाने के लिए ज़्यादा लैंड की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इसलिए इंग्लैंड क्या करेगा? औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन करेगा, जहाज का उत्पादन करेगा, ठीक है जी? वायुयान का निर्माण करेगा, जलयान का निर्माण करेगा, ठीक है? घड़ियों का करेगा, और किसका करेगा? फ़ोन का करेगा, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है? जो कि उद्योगों में बनती है, ऐसी वस्तुओं का, जो टेक्निकल होती है, ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करेगा कौन? इंग्लैंड। क्योंकि वहाँ पूंजी ज़्यादा है, ठीक है? वह तकनीकी ज़्यादा है और वो सस्ती है, तो इसलिए वो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करेगा कि जो पूंजी की जिनमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और इससे व्यापार कैसे होगा? किसके बीच? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इंग्लैंड औद्योगिक वस्तुओं को बेचेगा, किसको? निर्यात करेगा ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया जो श्रम प्रधान है वो गेहूं को और ऊन वगैरह वस्तुओं का निर्यात करेगा, किसको? इंग्लैंड को। तो इस प्रकार से दो देशों के बीच व्यापार शुरू होगा। कौन सा व्यापार? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो ये चीजें उसने बतलाई, किसने? हेक्सर और ओहलिन ने। तो पहला आधार हमने ले लिया साधन प्रचुरता, साधनों की प्रचुरता का आधार कि कौन सा साधन किस देश में ज्यादा है। तो जो औद्योगिक देश हैं उन देशों में पूंजी की प्रधानता है, और जो गरीब देश हैं उन देशों में लेबर की प्रधानता है। अब इसी बात को हम अगले पॉइंट के ओर ले चलते हैं, साधन कीमत समानता। अब साधन हेक्सर और ओहलिन ने उत्पादन के दो ही साधनों को लिया है, हम बता चुके हैं। पहले कौन सा है? पूंजी, और दूसरा लिया उसने श्रम को। साधन कीमत समानता। अब साधन कीमत समानता कब आएगी? साधन कीमत समानता कब आएगी? तो देखिए, जहां पर साधन ज्यादा होते हैं, जिस स्थान पर साधन ज्यादा होते हैं, माना किसी स्थान पर श्रम ज्यादा है, ठीक है जी? श्रम ज्यादा है तो वहां पर उसकी कीमत कम होगी, मजदूरी कम मिलेगी, इसलिए यह साधन उस क्षेत्र की ओर जाएगा कि जहां पर लेबर की मांग ज्यादा है। लेबर की मांग ज्यादा है, माना कि उत्तरी भारत में हम क्या करते हैं कि श्रम ज्यादा है, उत्तरी भारत के राज्यों में लेबर ज्यादा है, और दक्षिण भारत के राज्यों में लेबर कम है, तो वहां लेबर की जरूरत है, ठीक है? जो लेबर कम है वहां पर, तो वहां पर मजदूरी होगी ज्यादा। और उत्तरी भारत में लेबर ज्यादा है, श्रम ज्यादा है, तो श्रम सस्ता होने के कारण दिहाड़ी क्या होगी? कम होगी। इसलिए अधिक मजदूरी प्राप्त करने के लिए उत्तरी भारत के जो लेबर है वो दक्षिणी भारत की ओर जाएंगे, ठीक है जी? दक्षिण भारत की ओर जाएंगे, क्योंकि वहां मजदूरी ज्यादा मिल रही है। और जब मजदूर उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जाएंगे तो उत्तर भारत में फिर क्या होगी? मजदूरों की कमी होगी, तो जिस कारण से फिर क्या होगी? मजदूरी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से एक समय ऐसा आएगा जब उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों जगहों में श्रम की जो कीमत होगी वो क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, ठीक है? बराबर हो जाएगी। तो इसलिए कहा साधन कीमत समानता। तो साधन कीमत समानता कब होती है? जब उत्पादन के साधन देश के अंदर क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, दूसरे स्थान को गमन करते हैं, इसलिए साधनों की कीमत समान होने की प्रवृत्ति रखती है। इसलिए इसी को कहा गया साधन मूल्य समानीकरण प्रमेय, ठीक है जी? इसको क्या कहा गया? साधन मूल्य समानीकरण प्रमेय या साधन कीमत समानीकरण प्रमेय के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये जो आधार है, एक है साधन प्रचुरता, ठीक है जी? साधन प्रचुरता हो गई, और साधन कीमत समानता। इन दोनों के आधार पर हेक्सर और ओहलिन ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अपने सिद्धांत की व्याख्या की और समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से दो देशों के बीच, ठीक है, व्यापार होता है, आयात निर्यात होता है। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि हेक्सर और ओहलिन का जो सिद्धांत है वो किस प्रकार से कार्य करता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेखा चित्र की सहायता से समझाऊंगा कि हेक्सर और ओहलिन ने रेखा चित्र की सहायता से किस प्रकार से बतलाया कि रेखा चित्र पे अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है वो किस प्रकार से दो देशों के बीच होगा, अर्थात
श्रम प्रधान देश से पूंजी प्रधान देश की ओर या पूंजी प्रधान देश से श्रम प्रधान देश की ओर।